ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ध्वस्त किस एजेंसी द्वारा चलाया गया। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑपरेशन ध्वस्त है क्या, है ना। तुम लोग तभी चीजें याद रख पाओगे जब तुम्हें पता होगा कि वो चीज है क्या। तो ऑपरेशन ध्वस्त जो है ये हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 2008 में हुआ था। 2008 में ये स्टैब्लिश हुई थी एजेंसी। और मेनली इस एजेंसी का क्या काम है, भारतीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कि जो भी टेररिज्म से रिलेटेड या किसी भी बड़े गैंगस्टर से या बड़े माफिया इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी वो होती है प्रॉब्लम, तो वो एनआईए के अंडर में आ जाती है। और जो एनआईए के अंडर में आया इट मीन्स उसे बेल भी नहीं मिलेगी, है ना। तो जो यूएपीए या अदर जो सिडिशन वाले जो एक्ट होते हैं, वो कुछ भी जो हमारी सिक्योरिटी से मैटर करता है, मतलब भारत की जो एक तरह से सिक्योरिटी सुरक्षा में आते हैं ना, वो एनआईए डील करता है उन सारी चीज को, है ना। नेशनल एनआईए शॉर्ट में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये इसने ऑपरेशन ध्वस्त हाल ही में लॉन्च किया है। नाम इसलिए याद रखने क्योंकि पता नहीं क्या एग्जाम में कुछ भी पूछ लेंगे। और मैं यूपीएससी को तो छोड़ दो, वो तो बहुत महान है और वो तो पता चलता ही नहीं है कि कब क्या आएगा। लेकिन छोटे एग्जाम में भी मैं बताऊं तुमको, मेंस या यूपीएससी हुआ, ये हुआ एसआई या ये सब, ये भी यूपीएससी की तरफ जा रहे हैं। मतलब इनका भी पैटर्न मोर और लेस यूपीएससी की तरफ होता जा रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अब वो टाइम नहीं है कि बहुत नॉर्मल सा पेपर आता था और तुम लोग कर लेते थे। करंट अफेयर अब बहुत ज्यादा वो होने लगे हैं, ठीक है। तो इसने ऑपरेशन ध्वस्त चलाया किस लिए, आतंकवादी, गैंगस्टर और जो स्मगलर है उनके अगेंस्ट में, ठीक है। इस ऑपरेशन के तहत अभी तक 3 अरेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब ये हाल ही में चर्चा में रही क्वाड कोऑपरेशन में कितने सदस्य हैं। तो देखो क्वाड यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन अगर मैं छोटा सा वैसे ही ड्रॉ करना चाहूँ तो बेसिकली जो क्या है, क्वाड मीन्स है, देखो बनाने की कोशिश करती हूँ, अगर बन जाता है तो ठीक है। क्वाड में कौन कौन है, ये देखो यहाँ है ऑस्ट्रेलिया, एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक हमारा इंडिया हो गया, यहाँ पे है छोटे छोटे आइलैंड है इसके, जापान, है ना, ये इंडिया, हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया। और यूएस कहाँ है, यूएस देखो बेटा यहाँ पर है। अगर हम मैप को ऐसे सीधा करके देखते हैं ना ग्लोब को, तो यूएस हमें यहाँ दिखाई देगा, ये यूएस है। मतलब मैंने हाफ बनाया है, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो क्वेड एक तरह से क्या है, ये 1 2 3 4, ठीक है, ये इन 4 लोगों का एक 4 कंट्रीज का इनफॉर्मल एक ग्रुपिंग है। इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक, ये फॉर्मली इसका अभी वो नहीं हुआ है कि ये फॉर्मल ग्रुपिंग है, इनफॉर्मल है। और ये क्यों बनाई गई थी, देखो चाइना जो है ना, ये है चाइना यहाँ, इसने इन्फ्लुएंस अपना यहाँ भी बहुत बड़ा रखा है साउथ चाइना सी में, ठीक है। और ये जो है ये चाहता है कि हमारी इसकी यहाँ भी पकड़ हो जाए, यहाँ भी पकड़ हो जाए और यहाँ भी। चाइना की जो मेंटालिटी है, तुमने चाइनीज लोग हर किसी पे मतलब अटैक करते रहते हैं, हमारे एलएसी पे भी वो जमे बैठे हैं। कभी रीजन तुमने जानने की कोशिश की कि क्यों करते हैं ये लोग। ये इन लोगों का जो माइंडसेट है वो है अपना रीजन बढ़ाना। पता चाइना का एक वो बताती हूँ मैं तुमको, ये लोग क्या करते हैं। अभी जैसे इसमें श्रीलंका में क्राइसिस नहीं हुआ था, श्रीलंका में बहुत महंगाई हो गई थी, अन्न की इन चीजों की कमी पड़ गई थी, तो चाइना ने उनको लोन ऑफर किया, ठीक है। उससे पहले जो ये सब हुआ उससे पहले लोन ऑफर किया था। अब लोन ऑफर 1-2 लाख में नहीं होता, बिलियंस में होता है ना। अब लोन ऑफर कर दिया तो ये क्या करते हैं कि जो कंट्री क्राइसिस में चल रही है उसे लोन ऑफर करेंगे। तो जब उसको लोन दे दिया जाएगा और वो कंट्री रिपे नहीं कर पाएगी किसी वजह से, वो लोन वापस नहीं दे पाएंगे किसी वजह से, तो क्या करते हैं फिर उनसे डील करते हैं कि या तो हमें ये वाला पोर्ट दे दो आप, या ये वाली जगह दे दो, हम यहाँ पे अपना वो बनाएंगे, या हम यहाँ पे ये चीज खोलेंगे। और फिर धीरे धीरे उस रीजन को कब्जा कर लेती हैं।
तो चाइना का जो अब माइंडसेट है, इसका माइंडसेट हो रहा है जैसे उस टाइम पे ब्रिटिश का माइंडसेट था, कॉलोनाइजेशन। तो चाइना क्या करता है, एक्सपेशन, इसकी जो पॉलिसी है साम्राज्यवाद की, इंपीरियलिज्म, एक्सपेशनिस्ट पॉलिसी। और यही कारण है कि ये एलएसी में भी घुस के बैठा हुआ है इंडिया में, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में भी इसका वो है। तो इसको काउंटर करने के लिए क्वेड बनाई गई। ये चारों नेशन मिलके आए साथ में और उन्होंने क्वाड ग्रुपिंग बनाई है टू काउंटर चाइना। जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, ये पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, इसमें कम करने के लिए, क्योंकि साउथ चाइना सी पे तो ये कब्जा करके बैठे हुए हैं। और तुमने देखा होगा ताइवान और हांगकांग के बारे में सुना है? हांगकांग, हांगकांग और ताइवान, वे इसमें इसका पार्ट भी नहीं बनना चाहते, तब भी जबरदस्ती ये उन पे रूल कर रहा है। वो पार्शियली नहीं गई पार्ट है, हांगकांग तो पूरी तरह से इनका पार्ट बन गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनरिक औषधि उत्पादन में भारत कौन से पायदान पे है? तो हम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि हम जो जेनरिक औषधि है, अदर जो वो है। और अगर तुमने देखा होगा कोरोना टाइम पे भी वैक्सीनेशन भी हमने कितने अच्छे से सप्लाई किए आगे सब जगहों पर, ठीक है। अब ये है गार्जियन ऑफ गंगा का अन्य नाम क्या है? गंगा प्रहारी। अब मैं ये बता देती थी गंगा ये क्या है, गार्जियन ऑफ गंगा। किसी, ये अभी मूवी आई थी, सुना है तुमने, गार्जियन ऑफ गैलेक्सी? अच्छा, तो गार्जियन का मतलब क्या होता है? एक तरह से गार्जियन कौन होते हैं? सेव करने वाले, है ना, केयर टेकर। तो इसका मतलब है कि गार्जियन ऑफ गंगा कौन? गंगा के केयर टेकर, है ना। तो ये क्यों चलाया गया? देखो गंगा में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत जगहों पर तो ऐसा होगा कि नहाना भी वहां पॉसिबल नहीं है, मतलब कुछ सिटीज में, जहां जहां से वो निकलती है, कुछ सिटीज में ऐसा हो गया है। तो उसको कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए, कि गंगा की हालत यमुना की जैसी ना हो जाए, क्योंकि हमारी नेशनल रिवर है गंगा, तो इसलिए ये शुरू किया गया गार्जियन ऑफ गंगा। और इसमें कम से कम गंगा प्रहारी में मोर देन 4000 वॉलेंटियर है, सदस्य है, जो कि क्या काम करते हैं, उसको गंगा को सफाई के लिए लोगों को जोड़ते हैं, और उसकी क्लीनलीनेस के लिए वो पूरा जिम्मा इनका है, गार्जियन ऑफ गंगा का। अब एक पोर्टल या सिस्टम कह लो, ई मलखाना कहाँ पर प्रस्तुत किया गया? तो ये विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। जो विशाखापट्टनम की जो पुलिस है, उसने ये सिस्टम अडॉप्ट किया है। अब ये सिस्टम है क्या? इस सिस्टम में ये है बेटा कि ई पोर्टल है, कोई भी आएगा अपनी वो लिखवाने, रिपोर्ट, एफआईआर रिपोर्ट, और उससे रिलेटेड जितने भी एविडेंस, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो सब इस पोर्टल पे रहेंगे। फायदा ये है कि क्या हो जाता है, फाइल्स में चीजें रहती हैं, और टाइम पे जब वो केस आता है, या फिर कोर्ट मांगता है उस चीज को, या पार्टी मांगती है कि भाई ये बताओ हमें कि ये कब हुआ, या फिर ये सारी चीजें, सबूत क्या है आपके पास, एविडेंस क्या है, तो वो सारी चीजें एक ही जगह में रहेंगी, तो उसका साक्ष्य का, सबूतों के नष्ट होने का वो नहीं रहता। मेनली क्या होता है, जानबूझकर भी खत्म कर दिए जाते हैं। जैसे दूसरी पार्टी ने पैसा दे दिया, होता है, ये तो करप्शन तो है कि भाई केस बंद कर दो तुम, तो वो क्या करते हैं, वो साक्ष्य खत्म कर देते हैं कि अब कोई सबूत ही नहीं है, ये केस बंद हो गया, है ना। तो ये ईमेल खाना एक पोर्टल स्टार्ट किया गया है आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम पुलिस में, कि वहां पर उस पोर्टल पे सारी चीजें अपलोड करनी मैंडेटरी होगी, और वो जब भी जरूरत होगी हम निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन वहां से। अब आर्सेनिक तुमने सुना होगा, आर्सेनिक। आर्सेनिक प्रदूषित जल के सेवन से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो ये क्यों फेमस अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि हम जो पानी पीते हैं, जो हम तो आरओ वगैरह अब यूज करने लगे हैं, लेकिन अभी भी बेटा बहुत लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पाइप वाटर पी रहे हैं या ग्राउंड वाटर पी रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर और पाइप वाटर में आर्सेनिक का प्रदूषण ज्यादा होने लगा है, ठीक है, ये सारी चीजें ज्यादा होने लगी। तो आर्सेनिक की वजह से आर्सेनिकोसिस, इफ हमारी बॉडी में आर्सेनिक जरूरत से ज्यादा या हाई लेवल में इकट्ठा हो जाए, तो हमें बहुअंग प्रणाली विफलता, ये एक बीमारी हो जाएगी। मीन्स हमारे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, और सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ता है पता है? किडनी और लिवर पे। और एक बार किडनी फेल हो गई तो हम सरवाइव नहीं कर पाते। तो ये याद रखना, बीमारी का नाम रखना आर्सेनिकोसिस, इस पे रेफ लगा लेना, आर्सेनिकोसिस। हाल ही में ब्रिटेन के नए सम्राट नियुक्त हुए हैं, कौन हुआ था? चार्ल्स थर्ड, ठीक है, चार्ल्स थर्ड हुए हैं।
कब इनका कोरोनेशन किसके बाद हुआ, किसकी मृत्यु हुई थी, कौन था पहले? क्वीन एलिजाबेथ, कौन सी, सेकंड थी, थर्ड थी? थर्ड थी, है ना। तो ये चार्ल्स थर्ड है। अब इनके नाम ऐसे रहते हैं जैसे कि बेटा तुमने सुना हो इन मुगल पीरियड में भी होता था, और सभी राजा महाराजाओं में सभी में होता है। जैसे कि किसी का, जैसे कि चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त गुप्ता साम्राज्य वाले, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त गुप्ता साम्राज्य वाले। तो फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, और चंद्रगुप्त एक कौन से थे, विक्रमादित्य, है ना। तो ये उसमें चलता रहता है हेरिडिटरी, अगर कोई उसमें रहता है रूल में, शासन हेरिडिटरी है, वंशानुगत है। हेरिडिटरी मीन्स कि वो बने फिर उनके पिता बने, और वो इस तरह से उनके बेटे बने, फिर बेटे के बेटे बने, इस तरह से। तो उसमें क्या रहता है, नाम ऐसे ही रख देते हैं, नाम उनका असली कुछ और रहता है, लेकिन जब राज्याभिषेक करते हैं तो उनका ऐसे रख देते हैं कि ये विक्रमादित्य सेकेंड, थर्ड, इस तरह से। पहले ऐसे ही चलता था, अब तो कोई ना रखे, चार्ल्स थर्ड। अब इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? देखो कल ही ये ऑब्जर्व हुआ है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है क्या? देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर्स टू कि डाइवर्सिटी इन जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनकी डाइवर्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की डाइवर्सिटी। जैसे कि अगर तुम देखोगे कि हमारे रीजन में जो एनिमल पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो हिमालयन रीजन से डिफरेंट है। हिमालयन रीजन में और अलग तरह की चीजें पाई जाती है, डिफरेंट मीन्स अलग, है ना। और अगर तुम नीलगिरी या वेस्टर्न घाट की बात करो जो साउथ में है, वहां पे अलग तरह के पेड़ पौधे और अलग तरह की चीजें पाई जाती है। तो हमारे जो पेड़ पौधे जीव जंतु डिफरेंट है, रीजन टू रीजन, है ना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंस है डाइवर्सिटी में, इसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और अब खतरे में क्यों है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? ह्यूमंस की वजह से। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हाईवे निकाल रहे हैं, या फिर मेट्रो निकाल रहे हैं, या कुछ भी किसी भी रीजन से निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कटता है, पेड़, जंगल। अब जब वही चीजें हम खत्म कर देंगे तो कहाँ की डाइवर्सिटी बचेंगी? बहुत सारे बेटा एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे कि चीता का तुमने लाइव एग्जांपल चीता ही है। चीता हमारे यहाँ पे थे 1950 के अराउंड में, विलुप्त हो गए। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे यहाँ पे चीता पाए जाते थे, ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ पे चीता नहीं थे, चीता थे। लेकिन क्या होता था, राजा महाराजा क्या करते थे, इवन ब्रिटिशर्स, शिकार, और उनकी जो स्किन होती थी वो मार्केट में बेचते थे, ठीक है, पोचिंग जिसे कहते हैं, वो पोचिंग करते थे। फिर बाद में गवर्नमेंट हैवीली आई कि भाई ये चीजें तुम ऐसे कैसे, डाइवर्सिटी। मान लो देखो, हमें चीता या किसी भी चीज को बचाने की क्यों जरूरत है? किसी भी इकोसिस्टम में वो चीता या शेर ये चीज होती है इकोसिस्टम में, या उसमें ट्रॉफिक लेवल में। तो तुमने देखा होगा कि छोटे ट्रॉफिक लेवल का बड़े वाले से बड़े द्वारा कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। अब तुम ये देखो, अगर जंगल में सिर्फ हिरन ही हिरन हो जाएंगी, उनको शिकार करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो क्या जंगल बचेगा? हिरन क्या खाती हैं, ग्रास, ग्रास नहीं बचेंगी, तो छोटे पौधे भी होंगे वो भी नहीं होंगे। तो बेसिकली क्या है, एक इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए ये सारे जो एनिमल्स हैं वो इसमें होने जरूरी है। अगर तुम कहने लगो कि सांप खत्म कर दो, तो बेटा पॉसिबल नहीं है हमारा, फिर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी को क्या तुम पॉसिबल है कि हम फूड, हमारे घर पे जो शाम में खाना बनता है, सब्जियां आती है, वो मिल जाएंगे हमें? पॉलिनेशन मधुमक्खियों की वजह से होता है ना। तो इसलिए ये आया बी कल्चर, मधुमक्खी पालन आया है, मधुमक्खी पालो, और फिर उससे और भी सारे बेनिफिट है। तो इकोसिस्टम में एक तरह का बैलेंस बनाए रखने के लिए ये चीज जरूरी है। फिर इसका थीम क्या था? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का थीम, विषय भी पूछ लेते हैं। जैसे कि अभी कुछ कुछ चीजें होंगी, जैसे अभी G20 का समिट, G20 समिट का क्या है पता है तुमको? वसुधैव कुटुंबकम। जो हम थीम रख रहे हैं वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली, है ना। एक धरती है और एक ही परिवार है, हम सब एक परिवार है ना, वसुधैव कुटुंबकम। तो इसका रखा गया है फ्रॉम अग्रीमेंट टू एक्शन, मतलब अब हमें समझौते से कार्य करने की स्थिति में आना है। मतलब समझौते तो साइन होते रहते हैं, ग्राउंड लेवल पे एक्शन करना है, ठीक है। और बिल्ड बैक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हमें दोबारा से, तभी तो ये कंजर्वेशन प्लान स्टार्ट हुए हैं,
कि इनका संरक्षण करो। फिर चीता भी यहाँ इंट्रोड्यूस किए गए हैं हमारे यहाँ पे कि फिर से इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज की जाए। भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखो डॉल्फिन बहुत फेमस हमारा जलीय जीव है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो तुम्हें याद रखना है, प्लेटेनिस्टा गंगेटिका, है ना। गंगा गंगा की जो डॉल्फिन है वो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। भाई नेशनल बर्ड सुना है, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर और क्या है, नेशनल फ्रूट है ना, ये सारी चीजें, और फ्लावर हो गया, ये सारी चीजें। लेकिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है? प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें?